सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द। पीएम मोदी की बैठक में लिया गया फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने किया फैसले का स्वागत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 831 नए केस, 23 लोगों की मौत। मुंबई में 20,000 से कम रह गए हैं एक्टिव केस। रिकवरी रेट 95%। बीएमसी ने 169 कैदियों की लगाई है वैक्सीन। कुछ कैदियों के पास नहीं थे पहचान पत्र, उन्हें भी लगाई गई वैक्सीन। महाराष्ट्र में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में आए हैं 14,123 नए केस, 477 की मौत। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मामले बढ़कर हुए 4,000। स्वास्थ्य मंत्री राजेश बोले ब्लैक फंगस मरीजों का मुफ्त करा रहे हैं इलाज। मेयर किशोरी पेडनेकर बोली अगर अगले साल जनवरी फरवरी तक कोरोना नहीं आया काबू में तो नहीं होंगे चुनाव। महाराष्ट्र में फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग भी शुरू करने की मांग। संगठनों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। पुणे में बीजेपी के विधायक ने कोरोना नियमों का उड़ाया मखौल। बेटी की शादी के कार्यक्रम में जुटाई भीड़, नाच गाने में खुद भी शामिल रहे। वीडियो वायरल होने पर एक्शन में आई पुणे पुलिस। विधायक महेश समेत 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 6 जून को है विधायक की बेटी की शादी। 30 मई के कार्यक्रम में उमड़ी थी भीड़। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की शरद पवार के साथ बैठक पर संजय राउत ने चुटकी ली। कहा पवार ने विपक्ष को समझाया है कि 100 साल में भी सत्ता में नहीं होगी वापसी। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए ईडी कल देगा डोमिनिका कोर्ट में अर्जी। सुबह 9 बजे होगी सुनवाई। सामने आई चौकसी की महिला मित्रों की तस्वीरें। छुट्टी मनाने के लिए एंटीगा से निकला था डोमिनिका। मुंबई में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। अब तक लोगों को लगाया है 5 करोड़ रुपए का चूना। नाइजीरियन मास्टरमाइंड फरार। चंद्रपुर में मामूली से विवाद में भांजे ने किया मामा का सरेआम कत्ल। आरोपी गिरफ्तार। चंद्रपुर में बाघ और राहगीरों का आमना सामना। बाघ का जोड़ा निकला सड़क पर, वीडियो वायरल हुआ। आईसीएमआर का टीका की कमी से साफ इनकार। कहा दिसंबर तक पूरे देश में टीकाकरण। दुनिया भर में मिल रहे हैं कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट को डब्ल्यूएचओ ने दिए हैं नए नाम। भारत में कहर बरपाने वाले वेरिएंट को कहा जाएगा कप्पा और डेल्टा। इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों पर फिर से मंडराया सैलरी संकट। बिना सैलरी के कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज रही है एयरलाइन। मंगलवार को फिर से बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 24 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 123 रुपए सस्ता हुआ। 14.2 किलोग्राम वाला बगैर सब्सिडी का सिलेंडर नहीं हुआ सस्ता। कोरोना की दूसरी लहर से 1 करोड़ भारतीय हुए बेरोजगार। 97% घरों की इनकम में आई है कमी। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरी बार एडवांस लेने की मंजूरी दी। कोविड-19 से हुए नुकसान के चलते दी गई है अनुमति। 1 से 6 जून तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे करदाता। 7 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट लॉन्च होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आई तो बच्चों पर उसका सबसे ज्यादा असर होगा। इसी बीच महाराष्ट्र के अहमदनगर से काफी चिंता में डालने वाली खबर आई है। यहां 1 महीने के भीतर 9,000 के करीब बच्चे संक्रमित हुए हैं। अहमदनगर में अप्रैल में 7,660 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। मई में 8,881 बच्चे संक्रमित। हिंदुस्तान में कोरोना की आहट जिस महाराष्ट्र से आनी शुरू होती है वहां एक बार फिर डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। मई महीने में महाराष्ट्र में करीब 9,000 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। ऐसे में सवाल होता है कि क्या महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की ये संकेत हैं? क्योंकि एक्सपर्ट की माने तो तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हम रफली 100 से 125 पेशेंट डेली देखते हैं कुल मिला के। पर जब से ये सेकंड वेव आई है मार्च के एंड से अप्रैल फर्स्ट वीक से, जैसे जनरल पेशेंट बढ़ना शुरू है कोविड के, तब से हम बच्चों का भी प्रमाण कोविड का पॉजिटिव होने का प्रमाण है। हम ऐसा बोलेंगे लास्ट 2 मंथ्स में हमने एवरेजली 10 से 15 पेशेंट्स डेली हमने देखे हैं जो कि आइदर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है या आरटीपीसीआर पॉजिटिव है। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर के अस्पताल की तस्वीर है। आज तक से बातचीत में डॉक्टर ने बताया यहाँ करीब 52 बच्चों का इलाज चल रहा है। हालांकि इन बच्चों में कोरोना के मामूली लक्षण हैं।
बच्चों में संक्रमण बढ़ने के बाद प्रशासन की टेंशन भी बढ़ गई है। 1 साल के नीचे के जो है मई महीने में 85 है, 1 ईयर टू 10 ईयर जो है वो 2694 है, और 11 ईयर टू 18 ईयर जो है वो 6102 है, यानी कि टोटल जो है इन द मंथ इट इज 8881 है। बच्चों में बढ़ते संक्रमण के दर को देखते हुए जिला प्रशासन भी हरकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कलेक्टर ने बच्चों के इलाज के लिए स्वतंत्र बोर्ड बनाने की सूचना भी अधिकारियों को दी है। आज तक की टीम पुणे के परिवार के पास पहुंची, जहां 4 में 3 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए, जिनमें 2 बच्चे एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी इनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है। ऐसे में अहमदनगर में बच्चों में बढ़ता संक्रमण एक बहुत बड़ी चिंता बना हुआ है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ पंकज खेलकर, अहमदनगर, आज तक। मुंबई के धारावी में कोरोना के नए केसेस आने काफी कम हो गए हैं। सोमवार को बस 2 केस सामने आए। पहली लहर के बाद कोरोना की दूसरी लहर को भी धारावी ने हरा दिया है। इसकी एक वजह यह भी है कि धारावी स्लम के 57% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। ये सीरो सर्वे पिछले साल हुआ था, मगर इससे आगे धारावी में संक्रमण पर काबू वैक्सीन से ही पाया जा सकेगा। सवाल अब ये है, और दिक्कत भी है ये, कि धारावी में वैक्सीन कछुए से भी ज्यादा धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। धारावी ने एक बार फिर कर दिखाया है। सोमवार को धारावी में कोरोना के बस 2 ही केस आए हैं। ये 11 फरवरी से अब तक का सबसे छोटा आंकड़ा है, जो कोरोना की दूसरी लहर में सबसे कम है। पिछले साल मई का महीना धारावी के लिए सबसे डरावना था। मई 2020 में जब धारावी में कोरोना की पहली लहर पीक पर थी, धारावी में घुसने से डर लगता था। तब हमने आपको धारावी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। वहां पहुंचकर धारावी के अंदर उस कोविड केयर सेंटर में गए थे जो कोरोना की मरीजों से भरा हुआ था। धारावी में 3 आइसोलेशन सेंटर खोले गए थे, जहां हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स आदि को लाया जाता था। ये पूरा स्कूल है, इसमें 10-15 स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है छोटे छोटे। कोई मराठी मीडियम है, कोई उर्दू मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम है, तमिल मीडियम है, ऐसे छोटे छोटे काफी स्कूल्स है ये बड़ा सा कैंपस में। तो ये स्कूल को अभी कन्वर्ट किया गया है। अब आते हैं मई 2021 पर। तीनों आइसोलेशन सेंटर अब बंद कर दिए गए हैं और कोविड केयर सेंटर को वैक्सीनेशन सेंटर में बदल दिया गया है। ये खबर ही अपने आप में बहुत सुकून देने वाली है। जब धारावी कोरोना की पहली लहर से जूझ रहा था, यहाँ डर का माहौल पाया गया था। बीएमसी कर्मचारी घूम घूम कर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे थे। लोगों के काम धंधे, दुकानें बंद थी, पर अब दुकानें खुली है। कोरोना का खौफ कम हुआ है। मई 2020 और मई 2021 का अंतर साफ नजर आ रहा है। अवेयरनेस एंड सेकेंडली कि लोगों में डर जो था पहले वो नहीं है, बट लोग पैनिक नहीं हो रहे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। धारावी में इस साल 5 महीने में 3011 केस निकले हैं। जनवरी में 117, फरवरी में 157, मार्च में 829, अप्रैल में 1531 और मई में 377 केस मिले, जबकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 42,000 लोगों की गई। वहीं 1 मई को धारावी में करीब 1000 एक्टिव केस थे। 10 मई से धारावी में केस कम आना शुरू हो गया। 26 मई को भी मात्र 3 केस रह गए थे। धारावी ने कोरोना की पहली लहर का कोहराम भी देखा, फिर उसे काबू होते भी देखा। पिछले साल मई में 1402, जुलाई में 288, सितंबर में 401, नवंबर में 145 और दिसंबर में 119 केस दर्ज हुए थे। पिछले साल मई में प्रवासी कर्मचारी अपने घरों को लौट रहे थे। जो नहीं जा पाए वो डरे हुए थे, काम धाम नहीं था। धारावी में मशीनों का शोर शांत हो गया था। अब मई 2021 में कुछ बदला हुआ है। अब प्रवासी घर लौट रहे हैं। हालांकि पुराने दिन पूरी तरह नहीं लौटे हैं, लेकिन काम शुरू हो गया है। बंद हुआ था पिछले साल? बंद था, 6-7 महीना बंद था। अच्छा, हाँ। कितने मजदूर काम कर रहे थे? 12 लोग थे अभी, लेकिन है 5 लोग।
तो सब लोग वापस चले गए थे क्या? सब वापस चले गए थे। और लाए कैसे फिर इनको? पैसा भेज के खर्चा पानी दे देगा, कैसे भी करके लाए। अच्छा, लेकिन आपके आसपास के धंधे वाले देख रहे हैं। मई 2020 में धारावी में 6 हेल्थ पोस्ट बनाए गए थे। उसमें आशा वर्कर काम करती थी। उनका काम था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का। धारावी में जैसे ही कोरोना का नया केस आता था, आशा वर्कर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती थी। एक मरीज के पीछे आशा वर्कर सैकड़ों लोगों को ट्रेस करते थे। साल 2021 में आए तो हेल्थ पोस्ट धारावी में अब नहीं रहा है। यहाँ आशा वर्कर अब भी है, पर अब ये लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं करते। अब वो अपने रूटीन काम करने में लगे हैं। हेल्थ पोस्ट में बच्चों के टीके लगने का काम शुरू हो गया है। धारावी में केस कम होने की वजह यह भी है कि लोग अब समझ चुके हैं कि कोरोना कितना घातक हो सकता है। लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं थी। एक बात और अच्छी थी कि पिछले साल हुए सीरो सर्वे में 57% लोगों में एंटीबॉडी पाए गए थे। मगर अब उस कवच की अपनी समय सीमा है। अब जरूरत है वैक्सीन की। वो धारावी की आबादी के हिसाब से बहुत ही कम हुआ है। अब धारावी के अंदर वैक्सीन के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन करीब 8 लाख की आबादी वाले धारावी में पिछले 2 महीने में महज 19,638 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वैसे तो पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में वैक्सीन की भयंकर कमी है, पर धारावी में इतना कम वैक्सीनेशन होने के पीछे एक वजह लोगों में वैक्सीन के प्रति हिचक भी है। मैंने तो आज तक नहीं लगवाया। लगाएंगे? क्या करूँ, वैसे तंदुरुस्त हूँ मैं, अच्छा हूँ, लगाना। लोगों में कुछ डर नहीं रहा, लेकिन अभी जो माहौल था तो उस हिसाब से जो वैक्सीन अभी लोगों ने लिया, लाइन लंबी कतारें लग गई, लोग भाग रहे वैक्सीन के लिए। नहीं लगाए अभी तक, तो फिलहाल तो लगाएंगे। हाँ, नुकसान तो हुआ है हमारे घर में एक जन को, डेट हो गई। हाँ, इसके लिए नहीं लगाए। शुरुआत में तो 100 हमको बेनिफिशरीज करना था, तो रिस्पांस बहुत कम था, हार्डली 25-30 होता था। लेकिन अभी हमने जो कोशिश किया है घर घर जाके लोगों को, जो बेनिफिशरीज है उनको अपॉइंटमेंट देके खुद बुला के लाना, तो अभी 100 आउट ऑफ 100 हो रहा है। अभी वैक्सीन के लिए प्रतिशत मिल रहा है। कोविड की पहली लहर ने मुंबई के घने आबादी वाले और झुग्गी झोपड़ियों वाले धारावी जैसे इलाकों में कहर बरपाया था। दूसरी लहर का असर हाईराइज बिल्डिंग्स में, ऊंची इमारतों में देखा गया। लेकिन तीसरी लहर कहां पर किस तरीके से असर करेगी, इसका अंदाजा अभी तक किसी को नहीं लग पाया है। उस पर उपाय सिर्फ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन ही कहा जा रहा है। अब मुंबई महानगर पालिका यह वैक्सीनेशन किस तरीके से करती है, उस पर ही तीसरी लहर का भविष्य निर्भर होगा। कैमरामैन वैभव कंगुटकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। कोरोना की दूसरी लहर में पुणे शहर ने पूरे राज्य में सबसे ज्यादा बुरे दिन देखे। यहां लगातार कई दिनों तक सबसे ज्यादा मौतें हुई और सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। इसके बाद अगर आप पुणे के विधायक की करतूत सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन्होंने कोरोना के नियमों को हल्दी में मिलाकर हवा में उड़ा दिया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, लेकिन ये साहब मस्त है, डांस में डूबे हैं, कंधे पर सवार होकर झूम रहे हैं, जमीन पर भी जलवा दिखा रहे हैं। बेटी की शादी है तो खुशी में चूर है। काहे का लॉकडाउन, काहे का 25 लोगों की पाबंदी, क्या जरूरत मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग किस बला का नाम है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाना ही इनका काम है, क्योंकि इनका नाम है महेश दादा लांडगे और ये बीजेपी के विधायक हैं। 6 जून को इनकी बेटी साक्षी की शादी है और उससे पहले रविवार को हल्दी की रस्म के दौरान इन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। न केवल इस दौरान इनके घर पर भारी भीड़ जुटी, बल्कि किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। ये हाल तब था जब रविवार को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया था। रविवार को ही महाराष्ट्र में कोरोना के 18,600 नए केस आए थे। 402 लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी। सरकार को हालात के और बेहतर होने की उम्मीद थी। लॉक से अनलॉक की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी, ताकि करोड़ों लाखों लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके।
मगर महेश दादा जैसे विधायक अपनी खुशियों में इतना चूर थे कि उन्हें इन बातों का ख्याल भला कैसे आता। मगर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुणे पुलिस हरकत में आई। कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में बीजेपी विधायक महेश दादा समेत 60 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया। इन सभी पर कर्फ्यू तोड़ने का केस भी दर्ज किया गया है। इस वीडियो में सिर्फ विधायक जी नहीं है, पिंपरी चिंचवाड़ महापालिका के अधिकारी सुनील बेलगांवकर भी कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन पर कोरोना के नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी है। जहां तक विधायक महेश दादा की बात है तो वो पिंपरी चिंचवाड़ के पूर्व कोऑपरेटर भी रह चुके हैं। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनसीपी से हुई थी। 2017 में वो एनसीपी छोड़कर बीजेपी में आ गए। राजनीति में आने से पहले महेश दादा को एक पहलवान के तौर पर जाना जाता था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कायदे कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की लाठियां बरस जाती हैं। उठक बैठक कराने की तस्वीरें तो आमतौर पर नजर आती ही। वहीं ऐसे शादी समारोहों को पुलिस बीच में ही बंद करवा देती है। महाराष्ट्र में शादी को लेकर लॉकडाउन के नियमों की बात करें तो 25 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है। ये नियम तोड़ने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं नियम तोड़ने वाली जगह को सील कर दिया जाता है। क्या पुणे पुलिस बीजेपी विधायक के खिलाफ ये सारी कार्रवाई करेगी? लोग नियमों का पालन करें, इसके लिए आम और खास सभी के साथ एक जैसा बर्ताव जरूरी है। और तीसरी लहर को अगर रोकना है तो ये और भी जरूरी हो जाता है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। देश को हर तरीके से कमर कस लेनी चाहिए। परिवारों को भी पूरा ध्यान रखना होगा। एक्सपर्ट्स की बात भी हमें ध्यान से सुननी चाहिए कि बच्चों को संक्रमण से बचाने की बड़ी चुनौती से कैसे निपटा जाए। फर्स्ट वेव में 2% अफेक्ट हुए थे, सेकेंड वेव में 12% के अराउंड था अफेक्टेड। अब थर्ड वेव में अफेक्टेड अगर 20% चिल्ड्रन भी हैं तो उन 20% का भी अगर 1.5% को भी रिक्वायरमेंट होती है बेड्स की या वेंटिलेटर्स की या आईसीयूज की। सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि अभी तक हमने जो भी देखा उसमें देखा है कि बच्चों में बहुत माइल्ड डिसीज है। अभी भी जो केसेस आए उसमें बहुत माइल्ड टू मॉडरेट ही डिसीज है। सीवियरिटी बहुत कम हुई है। सीवियरिटी इन केस की उनको वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है, उनको जो बड़ी बड़ी और बाईपैप वाली मशीन है वो भी कम है। सिंपल ऑक्सीजन लगाने से ही वो ठीक हो रहे हैं। सो तैयारी तो इन एनी केस थर्ड वेव के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है और हमें अच्छे से करके रखनी चाहिए। और तैयारी हमको दोनों तरफ से करनी चाहिए, हॉस्पिटल लेवल पे भी करना चाहिए और मास लेवल पे पेरेंट्स को भी प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज मेनली इसमें क्या होगा, माइल्ड डिसीज है, मॉडरेट है, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो बहुत सारी चीजें घर में ही पेरेंट्स ट्रीट कर सकते होंगे। लेकिन पेरेंट्स तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे डिसीज को और तभी वो उस पर एक्शन कर पाएंगे जब उनको इस चीज का नॉलेज होगा। तो पेरेंट्स को मुझे लगता है कि इस समय हमको बहुत ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है। और एजुकेशन करना इन सेंस कि एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए बच्चों के लिए कि वो उस चीज का ध्यान रखें, दूसरा न्यूट्रिशन के लिए कि बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल वो शुरू से अभी से बहुत अच्छा बूस्टअप करें, एक्सरसाइज कराने की आदत डालें बच्चों को, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स आर आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट। मेरी आपके चैनल से जो के माध्यम से एक जो मैसेज देना चाहूंगा पेरेंट्स को जो इस प्रोग्राम को शायद देख रहे होंगे कि आपके बच्चे अगर जो कोविड से इन्फेक्ट होते हैं तो उनका चांसेस कि वो अस्पताल में एडमिट हो और उनकी मौत हो जाए वो अभी भी बहुत ही कम है। तो आप इसकी जो है ना, आप इतना चिंतित ना होइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सतर्क ना रहें, लेकिन एक लेवल ऑफ एंग्जाइटी जो बढ़ गई है उसको आप थोड़ा कम कीजिए। वैक्सीनेशन अगर जो मिल जाती है तो इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि वायरस सर्कुलेशन तो रुकेगा ना। वही बच्चे अगर जो स्कूल में जा रहे हैं और आपस में मिंगल हो रहे हैं, वही बच्चे वायरस घर ला रहे हैं और घर के अंदर जो एल्डरली पीपल हैं वो ये और जो एडल्ट्स हैं उनको वायरस इन्फेक्ट करने से रोकेंगे। तो एक ये थिंकिंग है कि हम स्कूल में जो है वैक्सीनेशन ड्राइव ज्यादा करें। टीवी एक्टर करण मेहरा को पत्नी से मारपीट के मामले में जमानत मिल गई है। उन्हें पुलिस ने कल रात को गिरफ्तार किया था। करण की पत्नी निशा रावल भी टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है कि करण ने उनको मारा पीटा। करण और निशा के बीच तलाक को लेकर बातचीत चल रही थी। करण का कहना है कि निशा ने तलाक के बाद मोटी रकम पाने के लिए उन पर झूठा इल्जाम लगाया है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है नाम के टीवी सीरियल से अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर करण मेहरा सोमवार रात को गिरफ्तार हुए थे। उनकी पत्नी निशा ने उन पर मारपीट और दूसरी महिला से अफेयर होने का इल्जाम लगाया है। 2007 में मैं उनसे मिली थी। 2014 से तो उनका बहुत ज्यादा हो गया। उसके पहले भी हुआ था एक आध बार, जैसे उन्होंने मुझे जोर से मार दिया, चांटा, और मेरा इट्स नॉट अ बेसिक चांटा, लाइक मेरा जॉ हिल गया था। जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले, जब करण चंडीगढ़ में थे, अनफॉर्चुनेटली करण हैज बीन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था। एंड अचानक मैंने उनको देखा, जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। करण मेहरा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में निशा के लगाए आरोपों से इनकार किया है। करण का कहना है, कुछ समय से हमारे बीच चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो हम सोच रहे थे कि हमें अलग हो जाना चाहिए। निशा और उनके भाई ने एक एल्यूमिनियम अमाउंट मांगा था, लेकिन वो रकम इतनी ज्यादा थी कि मैंने कहा ये मेरे लिए संभव नहीं है। उसके बाद मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तभी निशा अंदर आई और उन्होंने मुझे, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई को गाली देना शुरू किया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतना ही नहीं, निशा ने मुझ पर थूका। मैंने निशा को कहा कि आप बाहर जाएं। फिर निशा ने मुझे धमकी दी, देखो अब मैं क्या करती हूँ। फिर वो बाहर गई और निशा ने दीवार पर अपना सिर मार लिया और सबको बताया कि करण ने ये किया है। निशा के भाई ने मुझे थप्पड़ मारे और छाती पर भी मारा। I said, मैं भी आपकी तरह 1 BHK में रह सकती हूँ, and I can do all these things. And I said, but with a child, a single parent, I will need some basic security for the child. I can't, and उसकी लाइफ की हम कितना इकोसिस्टम खराब करेंगे? हमारा तो जो भी हो रहा है। Correct? So he said, no, I am too busy. I will leave him with my mummy papa, with his grandparents in Delhi. इंडस्ट्री से निशा के कई दोस्त भी उनके साथ खड़े हैं। कोई भी लड़की का सर ऐसे तो फटता है, सब हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पर हैंड रेस करना आई डोंट थिंक सो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो वो क्या मांग रही थी? वो करण से कह रही थी क्या मेरे को बेंटली दे दो? वो अपने बच्चे की एलिमनी तो मांग रही थी। गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही करण जमानत पर बाहर आ गए। पुलिस केस की जांच में लगी है। एक महिला कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में आई थी कंप्लेन करने के लिए अपने पति के खिलाफ। तो गोरेगांव पुलिस स्टेशन में उनके पति के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है और आगे की तहकीकात चल रही है। करण और निशा की शादी साल 2012 में हुई थी। उनका एक बच्चा भी है। दोनों एक साथ कई सीरियल में भी नजर आए हैं। नूपुर मावजी, मुंबई आज तक। इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।